हे राम, आज तो कड़ाके का जाड़ा है, खून जमने को हो रहा है। ऊपर से इतनी बर्फीली हवा बह रही है कि ईंट भी नहीं बन पा रही। माँ जी, आप थोड़ी देर आग ताप लीजिए, तब तक मैं और जमुना दीदी ईंट बनाते हैं। सुधा बहू, देख मुनिया कब से रो रही है, लगता है उसे भूख लगी है। जाकर पहले उसे दूध पिला दे। सुधा बच्ची को दूध पिलाने लगती है और ठंड के मारे सुखिया और जमुना धीरे धीरे ईंट बनाते हैं। ये देखकर भट्टी का मालिक उन गरीब सास बहू पर चिल्ला पड़ता है। अरे ओ सुखिया, अरे ओ जमुना, तुम दोनों गरीब सास बहू ऐसे धीरे धीरे हाथ चलाओगी तब तो बन गई ईंट और लग गया बेड़ा पार। क्या करूं मालिक, आज बड़ी ठंड है, हाथ एकदम ठिठुर रहे हैं। मैं तुम गरीबों को दिहाड़ी ईंट बनाने के लिए देता हूँ। अगर इतनी ठंड लगती है तो घर बैठ जाओ। और तू सुधा, तू वहाँ क्या कर रही है? मुनिया को भूख लगी थी मालिक, दूध पिला रही थी। तुम गरीबों को बस दो ही तो काम आते हैं, एक काम चोरी करना और दूसरा हर साल बच्चे पैदा करना। अरे अभी एक पला नहीं है, दूसरा पेट में लादे हैं 10-10 ठैया बच्चे पैदा करके छोड़ देते हैं उन्हें सड़क पर चलने के लिए। अब इसे बोरी पर फेंक और जल्दी जल्दी ईंट बना, वरना तुम दोनों में से एक को भी दिहाड़ी नहीं दूंगा। बेचारी सुधा बोरी पर बच्चे को सुला देती है और ईंट बनाने में जुट जाती है। दिसंबर के उस महीने में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आज तो सूरज ने भी मुंह नहीं दिखाया है। माँ जी चलिए ना, घर चलते हैं। देखिए ना, बर्फ भी गिरने लगी है, कितनी ठंड है। जमुना बहू, अगर हम ठंड देखेंगे तो खाएंगे क्या? तेरे ससुर जी गठिया की वजह से बीमार है और तुम्हारे पति के पास इस ठंड में काम धाम भी नहीं है। ऐसे में ईटा भट्टी पर हम गरीब सास बहुए जो 100-200 की दिहाड़ी से ही घर का गुजारा चल रहा है, अगर हम भी ठंड देखकर चले गए तो भूखे मर जाएंगे। अपने घर की मुसीबत को सोचकर जमुना और सुधा अपनी बूढ़ी सास सुखिया के साथ ईंट बनाती है। देखते ही देखते शाम ढल जाती है और धुंध छाने लगती है। चलो चलो, सभी काम बंद करके लाइन में लग जाओ। माँ जी देखिए, मालिक सभी को दिहाड़ी दे रहे हैं, हम भी लाइन में लग जाते हैं। ये ले सुखिया, तेरा और तेरी बहू का आज की ईंट बनाने का बनता है 200। पर मालिक, एक जन के 70 रुपए के हिसाब से तो 210 बनते हैं। तूने देखा नहीं था? सुधा ईंट बनाने की बजाय इस हराम को दूध पिला रही थी। शुक्र मना कि 10 रुपए काटे हैं और कल से तुम गरीब सास बहू को हर दिन गिनकर 1000 ईंट बनानी होगी, वो भी इतने ही पैसे में। अगर करना हो तो करो, वरना कहीं और काम ढूंढ लो। बेचारी गरीब सास बहू चिंता में आ जाती है। माँ जी, इस कड़ाके की ठंड में कैसे बनाएंगे हम तीनों 1000 ईंट? बहू, मनचंदा हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है, मगर इस पापी पेट के लिए हमें करना होगा। तीनों झोपड़ी में लौट आती हैं, जहां पुलिया की चटाई पर गरीब बूढ़ा हरिहर पड़ा था। उसके हाथ पांव सूज गए थे। गुजारे के लिए उसके पास ले देकर एक पुरानी झोपड़ी, एक मिट्टी का चूल्हा और कुछ कपड़े बर्तन थे। जैसे जैसे रात बढ़ती है, हवा का झोंका तेज हो जाता है। सभी खा पी कर सोने की तैयारी में थे, पर सुखिया की आंखें आसमान को देख रही थी। जमुना दीदी, बड़ी मुश्किल से गिनकर 10 रोटी ही बनी है। सुधा, हमें इसी में सबको खिलाना है। सभी खाना खाने लगते हैं। क्या हुआ माँ, तुम बाहर क्यों देख रही हो? आज आसमान का रुख बड़ा ही खराब है, बादल भी गरज रहे हैं, लगता है भयंकर तूफान आने वाला है। तूफान इतना तेज था कि पहले तो इनके झोपड़ी की खिड़की टूटकर गिर जाती है और एकदम से छत भी उड़ जाता है। आसमान से गिरते ओले से उनकी झोपड़ी भर जाती है। सर्दी में सभी का रोम रोम कांप उठता है। हरिहर की हालत बिगड़ जाती है और उसका गठिया बढ़ जाता है। बाप रे बाप, बहुत ठंड है। इतनी ठंड मैंने इतने सालों में कभी नहीं देखा है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से आफत बरस रही है। एकदम से तूफान से उनकी झोपड़ी हिलने लगती है। नंदू अपनी माँ जमुना से लिपट कर रोने लगता है। माँ, दादी माँ, हमारी झोपड़ी तो हिल रही है। उमेश, महेश, बहू जल्दी से घर से निकलो, ये घर अब ज्यादा देर नहीं अड़ पाएगा।
उनके बाहर निकलने के अगले ही पल झोपड़ी गिर जाती है। पापा, ये तुम क्या कर रही हो? डॉक्टर ने ऐसी हालत में ज्यादा झुकने के लिए मना किया है ना? भाभी, आप ही तो पूरा दिन चिंटू पिंकी को संभालती हैं और घर के सारे काम भी देखती हैं। अगर मैं एक समय की झाड़ू लगा दूंगी तो क्या हो जाएगा? मुझसे ज्यादा मेहनत तुम और माँ जी करते हो, जो दिन रात लकड़ियों के सामान बनाकर उन्हें बेचती हो। जाओ, तुम थोड़ी देर आंगन में जाकर बैठ जाओ। इतने दिनों बाद इतनी अच्छी धूप खिली है। ठंड के मौसम में इतनी अच्छी कभी कभार ही खुलती है। क्या बात चल रही है देवरानी जेठानी में? देखिए ना माँ जी, भाभी जब देखो मुझे घर की कोई भी काम नहीं करने देती और खुद ही घर के कामों में लगी रहती हैं। रूपा बहू, माला बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। ऐसी हालत में तू मेरे साथ दिन भर बैठकर लकड़ी का सामान बनवाती है और उन्हें बेचती है। ये क्या कम है? कभी कभी तो मुझे लगता है अपने बेटों से शादी करवाकर मैंने तुम दोनों की जिंदगी खराब तो नहीं कर दी। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप देखना, एक दिन उन दोनों को जरूर अपनी गलती का एहसास होगा। इतना कहकर रूपा और रूपा की सास सरस्वती लकड़ी के बने हुए बर्तन, खिलौने और कई सारा सामान उठाती हैं और ले जाकर बाजार में बेचने लगती हैं। रूपा और माला दोनों के ही पति एक नंबर के नशेड़ी बाज थे, जिसके चलते वो कोई भी काम नहीं करते हैं। कहने को तो रूपा गर्भवती थी, लेकिन अपने घर का गुजारा चलाने के लिए अपनी सास के साथ मिलकर लकड़ी की चीजें बनाती और उन्हें बेचती। खेल खिलौने ले लो, खेल खिलौने, लकड़ी के बने हुए खेल खिलौने ले लो। अरे बहन जी, लकड़ी के बर्तन देखिए ना, कितने सुंदर हैं। और ये टोकरी, इसमें आप कुछ भी रख सकती हैं, बड़ी ही मजबूत है ये। सस्ते दामों पर सुंदर और मजबूत लकड़ियों से बने सामान ले लीजिए। बहू, सुबह से शाम होने आई है और आज तो मुश्किल से 50 रुपए की ही कमाई हो पाई है। ठंड काफी बढ़ गई है, चलो घर चलते हैं, वरना अंधेरा हो गया तो घर पहुंचने में दिक्कत हो जाएगी। दोनों सास बहू अपना लकड़ी का बना हुआ सारा सामान उठाती हैं और ठंड से कपकपाते हुए घर पहुंचती हैं, जहां वो देखती हैं। हमें नहीं पता, हमें शराब पीने के पैसे दो। तुम लोग जो पैसे कमा रही हो, उन पैसों का क्या कर रही हो? चुपचाप से हमें पैसे दो, वरना क्या तुम दोनों में शर्म नाम की चीज है या नहीं? केशव, तू तो घर का बड़ा बेटा है, तेरे 2 बच्चे हैं, फिर भी तू पूरा दिन शराब पीकर इधर से उधर पड़ा रहता है। तुझे कुछ काम धंधा करना है या नहीं? और तू पूरम, तेरी पत्नी तो गर्भवती है, ऐसी हालत में तो उसे तेरे साथ की जरूरत है, और तू है कि? सरस्वती की बात सुनकर भी सरस्वती के दोनों नशेड़ी बेटे केशव और पूरम का इसका कोई भी असर नहीं पड़ता। दोनों बेटे सरस्वती के हाथ से 50 रुपए का नोट छीनकर वहां से चले जाते हैं। ये सभी चीज देख घर में सभी की आंखों में आंसू आ जाते कि तभी उनके दरवाजे पर खटखट होती है। अरे मोहन जी, आप यहाँ, वो भी इतनी रात में? हाँ चलो, अब जल्दी से ये मकान खाली कर दो। ये मकान मैंने इन्हें बेच दिया है। मोहन जी, आप क्या कह रहे हैं? इस घर में तो हम रहते हैं ना? 6 महीना से तुम लोगों ने घर का किराया नहीं दिया। मैं कोई भगवान तो नहीं जो तुम लोगों को फ्री फोकट में घर में रहने दूं। चलो अब जल्दी से मकान खाली कर दो। मोहन जी, जरा सोचिए, ठंड का मौसम है, रात हो रही है, ऐसे में हम लोग कहाँ जाएंगे? रूपा भी गर्भवती है और मेरे 2 छोटे बच्चे भी हैं, थोड़ा रहम कीजिए। एक बार में जो कहा तुम लोगों को समझ में नहीं आता? हाँ, घर खाली कर रहे हो या नहीं, या मैं अपने आदमियों को भेजकर तुम लोगों से मकान खाली करवाऊं? मोहन किसी की भी नहीं सुनता और जबरन सभी लोगों से घर खाली करवा देता है। सरस्वती अपने दोनों बहू और पोता पोती के साथ रात में ठंड से कपकपाते हुए बेसहारा होकर दर बदर भटकती है। सभी लोग ठंड से कपकपा ही रहे होते हैं कि तभी मेरा पेट, माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। रूपा, संभालो अपने आप को। माँ जी, इसके पेट में अचानक दर्द क्यों हो रहा है? माला बहू, रूपा भी गर्भवती है। ऐसे ठंड भरे मौसम में बिना गर्म कपड़ों के इसके शरीर में ठंड आसानी से जा रही है। माँ जी, हम लोग क्या करेंगे? ऐसे में तो रूपा की तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि तभी सरस्वती को एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिखती है, जिसे देख सरस्वती जल्दी से रूपा को वहां ले जाती है और वहां पर बने बड़े पाइप्स के अंदर सभी लोग ठंड से बड़ी रात गुजारने लगते हैं। माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बस थोड़ी देर और संभाल ले बहू,
कुछ घंटों में सुबह हो जाएगी तो यह सर्दी भी थोड़ी कम हो जाएगी। के 9 बज गए हैं और ये लड़की अभी तक सो रही है। अंकिता चल उठ जा बेटा, कॉलेज नहीं जाना क्या तुझे? अभी तो 8 ही बजे हैं, ऊपर से ये ठंड में बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करता। अंकिता मैडम जी जरा आंखें खोलकर अपनी घड़ी की तरफ देख लीजिए, 9 बज चुके हैं। क्या? अरे सच में 9 बज गए। माँ आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? 4 बार तुझे उठाकर चली गई, अब तू उठी नहीं तो इसमें मेरी क्या गलती? आज तो मैं गई। चल अंकिता जल्दी उठ जा वरना। अंकिता जल्दी से अपने बिस्तर से उठती है और फटाफट तैयार होकर बिना नाश्ता किए ही अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज पहुंचते ही अंकिता भागते हुए अपनी क्लास में जाती है। सॉरी सॉरी सॉरी, आज फिर उठने में लेट होगी, लेकिन आई प्रॉमिस कल से पक्का टाइम पर आऊंगी। ये तुम मुझे इस महीने में 5वीं बार कह रही हो। तुम्हारी वजह से मुझे भी सुबह घर से जल्दी निकलना पड़ता है। तुम्हें पता है मैंने नाश्ता भी नहीं किया और तुम हो कि मुझे इतना इंतजार करवाती रहती हो। नाश्ता तो मैंने भी नहीं किया है। क्या तुमने नाश्ता नहीं किया? तुम भी ना। चलो अब चलकर दोनों कैंटीन में कुछ खाते हैं। माधव अंकिता कैंटीन में जाते हैं और ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। भैया मैंने पेमेंट कर दिया, आप चेक कर लीजिएगा। तुम भी सोचती होगी ना कि तुम्हारा कैसा बॉयफ्रेंड है जो हमेशा तुमसे ही खर्च करवाता है, हर जगह तुम्हें ही पेमेंट करनी पड़ती है। मैंने तो तुम्हें आज तक एक छोटा सा गिफ्ट भी लाकर नहीं दिया। तुम और मैं अलग थोड़ी ना हैं। तुम कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करके अपने घर का खर्चा कैसे चला रहे हो ये मैं जानती हूँ, इसलिए तुम टेंशन मत लो। माधव के पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी, जिसके चलते माधव को अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ एक दुकान पर पार्ट टाइम जॉब करके अपने घर का खर्चा चलाना होता था। जहां माधव एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था, वहीं अंकिता शहर के सबसे रईस परिवार की इकलौती बेटी थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी अंकिता माधव से सच्चा प्यार करती थी। लो आ गई आपकी लाडली बेटी, हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। अंकिता बेटा ये फोटो देखो और बताओ ये लड़का कैसा है? अच्छा है, लेकिन आप इसकी फोटो मुझे क्यों दिखा रहे हैं? तुम्हारे पापा और मैंने मिलकर तुम्हारे लिए ये लड़का पसंद किया है। हम तो इस लड़के को पहले से ही पसंद करते थे और अब तो ये लड़का तुम्हें भी पसंद है। पसंद मतलब यू मीन कि आप मेरी शादी की बात कर रही हैं? मम्मी पापा आप लोग मुझसे बिना पूछे मेरी शादी ऐसे कैसे तय कर सकते हैं? बेटा इसलिए तो हमने पहले इस लड़के के बारे में तुमसे पूछा और इसकी तस्वीर दिखाई। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा लड़का ढूंढ कर लाएंगे। माँ पापा आप लोगों को मेरे लिए लड़का ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अंकिता हिचकिचाते हुए अपने माता पिता को अपने और माधव के रिश्ते के बारे में सारी बातें बता देती है। अंकिता तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? तुम उस गरीब माधव से शादी करना चाहती हो? तुम जानती हो ना उसका परिवार कितना गरीब है। अरे तुमने तो आज तक किचन में एक चम्मच भी नहीं उठाई है। तुम्हें पता है जब तुम उससे शादी करोगी तो तुम्हें पूरे घर का सारा काम करना पड़ेगा, चूल्हे पर खाना बनाना पड़ेगा, जमीन पर सोना पड़ेगा। माँ प्यार में ये सब चीज मायने नहीं रखती। मैंने माधव से सच्चा प्यार किया है और माधव ने मुझसे। अगर मैं किसी से शादी करूंगी तो वो माधव होगा, वरना मैं जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी। अच्छा तो तुमने फैसला कर लिया है तो ठीक है, हमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। चलो ममता यहाँ से। अंकिता ये सारी बात जाकर माधव को बता देती है, जिसके बाद माधव अंकिता एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद भले ही अंकिता का ससुराल उसके मायके की तरह अमीर नहीं था, लेकिन अंकिता को अपने ससुराल में भरपूर प्यार मिलता है। अरे बाप रे बाप, कितना ठंडा पानी है! इतने ठंडे पानी से कैसे नहाऊंगी? मेरे घर में तो हर बाथरूम में गीजर लगा हुआ था, बटन ऑन करते ही गर्म पानी आना शुरू हो जाता था, लेकिन यहाँ तो मुझे ठंडे पानी से ही नहाना होगा। नहीं अंकिता बहू, तुझे ठंडे पानी से नहाने की कोई जरूरत नहीं है। इस कड़ाके की सर्दी में अगर तू ठंडे पानी से नहाएगी तो बीमार पड़ जाएगी। देख मैंने तेरे लिए चूल्हे पर पहले ही